हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कबीर और आप देख रहे हैं जेके लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सुपर टेट 2019 के 69,000 शिक्षक भर्ती के पेपर का हल करेंगे, जिसमें 10 प्रश्न बाल मनोविज्ञान के और 10 प्रश्न शिक्षण शास्त्र के हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपके सामने पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है। तो जो है पहला ऑप्शन है शिक्षण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है। तो जी बिल्कुल है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट और टीचर या फिर जो है स्टूडेंट सब आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और जो है एक दूसरे से सीखते हैं। दूसरा ऑप्शन है शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो जॉन डीवी ने बताया था कि शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, जिसमें टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं और कैरिकुलम या फिर सिलेबस होता है, जहाँ पे जो है तीनों एक दूसरे से अंतः संबंधित रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण एक प्रभाव निर्देशित प्रक्रिया है। तो इसमें जो है टीचर जो है स्टूडेंट पे अपना प्रभाव डालता है और स्टूडेंट टीचर पे प्रभाव डालता है। मतलब ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। तो अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, शिक्षण केवल कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कक्षा तक ही सीमित, क्योंकि एनसीएफ अपना कहता है कि शिक्षण को बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। तो यही ऑप्शन गलत है। पूछा भी है इसमें कि कौन सा सही नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा जो है सही हो जाएगा। यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम को प्रारंभ करने का प्रमुख कारण है समाज का विस्तार करना, रोजगार में वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना, अध्यापकों का विकास करना। तो जी यहाँ इसमें तीसरा नंबर ऑप्शन सही है कि नामांकन संख्या में जो है वृद्धि करना मिड डे मील कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। एक्चुअली इसको 15 अगस्त 1995 को इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया था। उस समय की स्थिति ये थी कि प्राथमिक में जो बच्चे अक्सर गरीब घर के जाते थे और उनको भरपेट भोजन तक नहीं मिलता था, और अगर उनको भूख लगी रहेगी तो उनका ना तो पढ़ाई में मन लगेगा, ना ही उनका जो है शारीरिक विकास अच्छे से हो पाएगा। इसी वजह से मिड डे मील कार्यक्रम को 1995 में चलाया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्टिमुलस रिस्पॉन्स, इसको एसआर बॉन्ड के नाम से भी हम जानते हैं। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। इसमें ये था कि एक पिंजरा था और उसमें भूखी बिल्ली को जो है रख दिए थे। भूखी बिल्ली को जो है रखे थे, उसके बाद सामने जो है भोजन रख दिया गया, मतलब उद्दीपक या स्टिमुलस हो गया। जो है भूखी बिल्ली इसको देख के प्रतिक्रिया करने लगी, वो उसका रिस्पांस हो गया, इसीलिए इसको स्टिमुलस रिस्पांस थियरी भी कहते हैं और यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पढ़ने और लिखने की अक्षमता है। तो पढ़ने और लिखने की अक्षमता डिसलेक्सिया को कहते हैं। इसमें बच्चा जो है अगर मान लीजिए बी है तो उसको डी पढ़ता है, अगर मान लीजिए 6 है तो 9 पढ़ता, मतलब उसको उल्टी आकृतियाँ दिखाई देती हैं। अगर मान लीजिए गॉड लिखा है तो उसको जो है डॉग पढ़ेगा। मतलब जो बच्चा पढ़ेगा गलत तो क्या वो सही लिख पाएगा, इसलिए इसे पढ़ने और लिखने दोनों की अक्षमता कहते हैं और इस अक्षमता को डिसलेक्सिया के नाम से जाना जाता है। रही बात ऑटिज्म की, तो ऑटिज्म में बच्चा सोशल इंटरेक्शन से बचना चाहता है, इसमें सामाजिक अंतःक्रिया से बचना चाहता है, अकेले रहना चाहता है। और डिस्प्लेक्सिया में बॉडी मूवमेंट संबंधित प्रॉब्लम होती है, जैसे चीज़ों को पकड़ने, उठाने, पेन को पकड़ने, या फिर जो हाथ पैर जो है सही से वो जो है नहीं चला पाता है। और एप्रेक्सिया में उसकी मानसिक स्थिति सही ना होने की वजह से उसका हाथ पैर तो सही सलामत रहता है, लेकिन मानसिक स्थिति सही होने की वजह से, सही ना होने की वजह से वह अच्छे से काम नहीं कर पाता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 सही था। अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा नवाचार एक ऐसा विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनता का अनुभव करता है? तो यह परिभाषा E.M. रोजर्स के द्वारा दिया गया था। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वप्रथम किस समिति ने
अपव्यय अवरोधन पर विचार किया था। तो सबसे पहले हम लोग अपव्यय अवरोधन को जान लेते हैं कि अपव्यय और अवरोधन होता क्या है। तो अपव्यय उसे कहते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है प्राथमिक कक्षा में, 1 से लेकर 5 तक वो पढ़ रहा है और किसी कारणवश वो विद्यालय को छोड़ दे तो उसे अपव्यय कहते हैं, उसे अपव्यय कहते हैं। और अवरोधन में अगर मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ रहा है और किसी कारणवश एक ही कक्षा में उसको जो है रोक लिया जाता है, एक कक्षा में 1 साल से अधिक उसको रोक लिया जाता है, तो उसे जो है हम अवरोधन कहते हैं। तो अपव्यय और अवरोधन पे विचार करने के लिए हर्टांग समिति ने इस पे विचार किया था, हर्टांग समिति, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। वहीं बात करें यशपाल समिति, तो यशपाल समिति 1992 में बनी थी और इसके जो है हेड प्रोफेसर यशपाल थे। इन्होंने अपनी इस समिति के द्वारा शिक्षा बिना बोझ के इसकी सिफारिश की थी, क्योंकि उस समय बच्चों से ज़्यादा वजन उनका बस्ता हो जाता था, जिससे बच्चे जो है बस्ता ही ढोने में रह जाते थे और पढ़ लिख नहीं पाते थे। ये यशपाल समिति की सिफारिश थी कि शिक्षा बिना बोझ के हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। परम शून्य स्थिति होती है, मतलब परम शून्य का ये होता है कि कोई चीज़ एकदम एब्सोल्यूट जीरो हो, कि उससे ना तो कम ना तो ज़्यादा, एकदम शून्य की स्थिति हो। तो चलिए इसके ऑप्शनों को देखते हैं। नौमित स्केल, मतलब कोई ऐसा स्केल जिसमें जो है नामों से चिन्हित कर दिया जाए, कि मान लीजिए किसी विद्यालय में छात्र और छात्राएं पढ़ रहे हैं तो छात्र छात्रा नामों से जो है चिन्हित कर दिया गया। अंतरित स्केल, इसको इंटरवल स्केल भी बोलते हैं, मतलब जो है एक इंटरवल पे रहे, जैसे मान लीजिए 5 है, 10 है, 15 है, तो एक जो है निश्चित इंटरवल हो गया। क्रमित स्केल पे आते हैं, मान लीजिए कोई क्रम में लगा दिया, जैसे 1 2 3 4, ये क्रम हो गया। और आते हैं चौथा ऑप्शन अनुपातिक स्केल, इसमें जो है मान लीजिए कोई चीज़ है तो एक अनुपात में रहे, जैसे मान लीजिए जो 10 है फिर 20 है, 20 हो जाए फिर 30 हो जाए, एक जो है अनुपात में हो जा रहा है, 1:2:3, मतलब जो है परम शून्य की जो स्थिति होती है वो अनुपातिक स्केल में बन पाती है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संघटक क्या है? तो इसमें पाठ प्रस्तावना में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं, जिसके लिए आप जो है लेसन प्लानिंग कर रहे हैं, क्या बच्चा उससे पूर्व ज्ञान रखता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जा रहा है कि बच्चे का पूर्व ज्ञान ही पाठ प्रस्तावना के लिए सबसे मुख्य संघटक रहता है, क्योंकि इसी के आधार पे लेसन की प्लानिंग की जाती है कि पढ़ाना क्या है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, मतलब एनसीएफ कब प्रस्तुत किया गया था? तो जैसा कि इसका नाम ही है एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005, तो इसको 2005 में प्रस्तुत किया गया था। वहीं बात करें 1986 में, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। 1992 में यशपाल समिति द्वारा शिक्षा बिना बोझ के संशोधित शिक्षा नीति में सिफारिश की गई थी। 2005 में एनसीएफ आया ही था, 2009 में आरटी एक्ट आया था, जिसे राइट टू एजुकेशन एक्ट भी कहते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। एक परिभाषा दी गई है जो इस प्रकार है। शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है, जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा वेलफेयर ग्राहम द्वारा दिया गया है। यह परिभाषा वेलफेयर ग्राहम द्वारा दिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? तो इसका जो है मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों की शिक्षा था। भारतीय पुनर्वास परिषद का मेन उद्देश्य यह था इसकी स्थापना का कि जो दिव्यांगजन है, जो पर्सन विथ डिसेबिलिटी वाले आदमी हैं या फिर जो है लोग हैं, उनको जो है शिक्षा दिया जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। विकासात्मक दिशा का नियम सम्मिलित करता है। तो इसमें जो है विकास की 2 दिशाएं होती हैं। एक तो होता है सिफेलोकॉर्डल, जिसे मस्तिष्क
ध्वमुखी नियम कहते हैं, और दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसे निकट से दूर कहते हैं। सिफेलोकार्डल यानी मस्तकाधोमुखी में विकास जो है सर से पैर की तरफ होता है। मान लीजिए कोई बच्चा है तो पहले वो अपने सर को उठाना सीखता है, और उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है अपने जो है पेट और शरीर को उठाना सीखता है। तो इसलिए विकास सर से पैर की तरफ होता है, ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा आते हैं विकास निकट से दूर की ओर होता है, जिसको प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि विकास पहले केंद्र में होता है। मान लीजिए कोई बच्चा है तो पहले अपने जो है वो शरीर को उठाना सीखता है, फिर धीरे 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 भुजाओं की तरफ जो है हाथ उठाने लगता है, पैर उठाने लगता है। या फिर मान लीजिए कोई बच्चे की हथेली है तो पहले उसका हथेली पे कंट्रोल आता है, धीरे धीरे उंगली की तरफ भी कंट्रोल आने लगता है। इसका मतलब कि विकास पहले जो है निकटतम मतलब सेंटर पे होता है, फिर धीरे धीरे बाहरी की तरफ बढ़ता है। मतलब ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पे हमारा मतलब ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों सही है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मार्गेट एवं मीड के अनुसार वैयक्तिक भिन्नता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो देखिए वैयक्तिक भिन्नता के लिए जिसे इंडिविजुअल डिफरेंस कहते हैं, इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक सांस्कृतिक कारक को मार्गेट मीड ने माना है। उनका मानना यह है कि मान लीजिए कोई अपने इंडिया का बच्चा है और कोई जो है दूसरे देश का बच्चा है, अदर कंट्री का है, तो इंडिया की संस्कृति जो रहेगी बच्चा उसका अनुकरण करेगा और अदर कंट्री का जो है वहाँ का अनुकरण करेगा। इसलिए जो है वैयक्तिक भिन्नताएं आती हैं। जैसी संस्कृति रहेगा वैसा बच्चा अनुकरण करेगा, वैसा ही सीखेगा और वैसी ही उसके अंदर वैयक्तिक भिन्नता आएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? तो ब्रेल लिपि के जनक लुईस ब्रेल हैं, ऑप्शन नंबर 2 सही है। लुईस ब्रेल ने एक 6 डॉट बेस्ड लिपि का आविष्कार किया, जिसमें जो है ये डॉट्स उभरे उभरे से होते हैं, और जो अंधे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इस पे अपने हाथों को, इन डॉट्स पे जो है अपने हाथों को फेरते हैं, इन उभरे डाटों से जो है पढ़ाई करते हैं। ये एक प्रकार की लिपि है जो अंधे लोगों को पढ़ने के लिए लुईस ब्रेल द्वारा बनाई गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है? प्राचीन अनुबंधन जिसे क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, यह इवान पावलोव के द्वारा दिया गया था। पावलोव ने एक कुत्ते पे अपना प्रयोग किया था, और कुत्ते को जो है मान लीजिए एक कुत्ता है, इसको जो है भोजन देने से पहले क्या किया, इन्होंने एक घंटी बजाया, घंटी जो है बजाए और उसके बाद जो है भोजन देते थे, और उसके बाद जो है इस घंटी से जो है भोजन का जो है संबंध जोड़ दिया। इसीलिए इसे संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसको कंडीशन रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स थियरी भी कहते हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है कि इस सिद्धांत को पावलोव ने दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक के रचयिता, यह पुस्तक जो है फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा लिखा गया है, और यही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने बुद्धि पर सबसे पहले काम किया था, और इन्हें जो है फादर ऑफ यूजेनिक्स या सुजनन शास्त्र के जनक भी कहते हैं इनको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो क्या वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, पौष्टिक भोजन है, रोग तथा चोट, या फिर उपयुक्त सभी? तो जी हाँ, यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बालक के विकास को प्रभावित करती हैं। अब भोजन बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर अच्छा भोजन मिलेगा तो विकास अच्छा होगा। अब मान लीजिए बच्चा छोटा है और जैसे जैसे बड़ा होगा उसे कोई बीमारी या चोट कहीं लग जाती है तो भी उसका विकास प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाता। मतलब यहाँ पे जो है तीनों ऑप्शन सही है, मतलब उपयुक्त सभी यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गेने के अधिगम सोपान का सही क्रम है। तो गेने ने 8 जो है अधिगम के जो है क्रम दिए हैं। इनको जो है संकेत अधिगम का जनक भी माना जाता है, रॉबर्ट एम गेने को। तो इन्होंने 8 जो है अपने सोपानिकी में 8 चरण दिए हैं, जिसका जो है अंतिम चरण जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ है। तो समस्या समाधान यहाँ पे है,
और जो है समस्या समाधान, यहाँ पे मतलब जो है दो तो पहले ही गलत हो गए। तो देखते हैं संप्रत्यय निर्माण। जी हाँ, पहले कॉन्सेप्ट जो है बनता है, फिर नियम अधिगम मतलब रूल लर्निंग होता है। आप नियम को सीखते हैं और फिर उसके बाद जो है उस नियम से आप समस्या का समाधान करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था जिसमें व्यक्ति समस्या पर ध्यान नहीं देता है। तो यहाँ पे ग्राहम वाल्स के द्वारा यह जो है नियम दिया गया था, जिसमें उन्होंने इसके 4 स्टेप बताए थे। पहला उन्होंने कहा था कि सबसे पहले आयोजन होता है। आयोजन मतलब प्रिपरेशन, मतलब कोई समस्या है तो उसके जो है उसके लिए आप तैयारी करते कि यहाँ पे क्या क्या मटेरियल लगेगा इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद जब आप मटेरियल्स को कलेक्ट कर लेते हैं तो दूसरा स्टेप आता है उद्भवन, जिसे इंक्यूबेशन कहते हैं। इसमें जो है आप जो भी समस्या का समाधान करते हैं इसमें अपने माइंड को एकदम रिलैक्स छोड़ देते हैं कि आराम करें, और उसके बाद आप जाते हैं प्रदीप्ति मतलब इंक्यूबेशन वाला 3rd स्टेप है, जिसमें आप अचानक से आपके दिमाग की बत्ती जलती है, समस्या का समाधान आपके सामने आ जाता है और चौथे में आप उसको अप्लाई कर देते हैं। मतलब जो है यहाँ पे पूछा कि जिसमें समस्या समाधान पे ध्यान नहीं होता, मतलब यहाँ पे कि जो है आप अपने दिमाग को जहाँ रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन इंक्यूबेशन यही यहाँ पे सही है। यहाँ पे आप समस्या के बारे में कुछ भी नहीं सोचते, यहाँ अपने आप को अपने दिमाग को आप एकदम फ्री छोड़े रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान स्थित है, तो यह जो है कोलकाता में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।